नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। हम बात करेंगे कैसे हमारी मिट्टी जहरीली होती जा रही है, कैसे हमारे खेत की मिट्टी का जो पैदावार क्षमता है वो घटती जा रही है, कैसे हमारी मिट्टी में रासायनिक खादों के सदुपयोग करने के बावजूद, क्योंकि हम रासायनिक खादों का बहुत मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, कैसे हमारी मिट्टी की जो उपजाऊपन है घट रही है, पैदावार में गिरावट आ रही है। इतना ही नहीं, हमारे खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे, कैसे हम इसे सुधार पाए उसकी भी चर्चा करेंगे। हमारी मिट्टी में जो जहरीलापन है, हमारी मिट्टी की जो प्रकृति है उसमें बहुत बदलाव आ रहा है। 1990 तक तो बहुत कुछ स्वस्थ था, सामान्य था, मिट्टी स्वस्थ थी, इसलिए हम कम मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करते थे। यूरिया, डीएपी, एमओपी, एसएसपी का बहुत कम मात्रा में प्रयोग करते थे, लेकिन फिर भी हमारी उत्पादकता सामान्य थी। उसके बाद तो हमने कई तरह के प्रयोग किए, आधुनिक खेती को कई रूपों में अपनाया। हमने अपने परंपरागत जो देसी बीज थे उनको त्याग दिया, उनको कम प्रयोग करना शुरू कर दिया। हमने संकर बीजों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, हाइब्रिड बीजों का सदुपयोग करना शुरू कर दिया। हमने जो रासायनिक खाद थे उनकी मात्रा ही बढ़ा दी। 1980 के आसपास हम एक आध बोरी से काम चला लेते थे, लेकिन 1980 के बाद, 90 के बाद तो हमारे किसान मित्रों ने, हम सब ने गेहूं की फसल में दोगुना यूरिया प्रयोग करना शुरू कर दिया। हमने डीएपी की मात्रा को बढ़ा दिया, और उससे पहले हमारे किसान मित्र एमओपी का यानी पोटासियम युक्त खाद का प्रयोग नहीं करते थे, पोटासियम का प्रयोग भी शुरू कर दिया। इससे सबके बावजूद भी हमारी जो उत्पादकता है वो गिरती चली गई, और मिट्टी में एक गुण पैदा हुआ, मिट्टी कठोर होती चली गई, सिंचाई की अधिक जरूरत पड़ने लगी। साथ ही उसका एक और प्रभाव हुआ, वो प्रभाव ये हुआ कि हमारी जो खेत की मिट्टी थी बंजर होती चली गई, खेत ने अपना उपजाऊपन गंवाना शुरू कर दिया। और यही परिणाम है कि डेटा कहते हैं, आंकड़े कहते हैं कि आज हमारे देश की लाखों एकड़ जमीन बंजर हो चुकी है, उसमें किसी तरह की कोई उत्पादकता नहीं होती, कोई उपज नहीं होती। बीज डालें, 2 4 5 10 पेड़ वो पौधे निकलते हैं, पूरी खेत सूखा रह जाता है। पहले तो प्राकृतिक रूप से कुछ और कारणों से हमारी खेत बंजर थी, लेकिन ये खेत तो वो हैं जो ये एरिया तो वो हैं जो किसी समय उपजाऊपन की निशानी थे, जो अपने उत्पादकता के लिए पहचाने जाते थे। अब वो मिट्टी भी बंजर हो गई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश के कई ऐसे राज्य हैं यहाँ की खेत की मिट्टी का जो बंजरपन है 40% से 50% तक बढ़ गया है। 20 25 30% की गिरावट तो हर राज्य में आई है, हर मिट्टी में आई है, लेकिन कई खेत तो ऐसे हैं जो 80% तक बंजर हो गए। लेकिन 1980 से पहले ऐसी समस्या नहीं थी। 1980 से पहले हमारे किसान साधारण घरेलू बीजों का प्रयोग करते थे, खेती में सिंचाई की जरूरत भी कुछ खास नहीं पड़ती थी, कुछ थोड़ा बहुत कम मात्रा में हम रासायनिक खादों का प्रयोग कर देते, और वो भी 2 तरह के खादों का प्रयोग। अधिकांश हमारा फोकस यूरिया पर रहता था। यूरिया में सिर्फ एक ही रहता है, नाइट्रोजन, लेकिन उससे भी हमारी उत्पादकता पहले की तुलना में 2 से 2.5 गुना बढ़ गई थी। लेकिन फिर हमने यूरिया के साथ डीएपी का प्रयोग शुरू कर दिया, उससे उत्पादकता में वृद्धि हुई, लेकिन खेत की मिट्टी बंजर होती चली गई, अपना उपजाऊपन खोती चली गई, जहरीलापन भी उतरता चला गया। और जो जहरीलापन का परिणाम है, उसी के कारण हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, हमारे खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, और हम जो खाद्यान्न सेवन कर रहे हैं, खाद्यान्न जो पैदा कर रहे हैं, उसकी पोषकता में निरंतर गिरावट आती जा रही है। रासायनिक खादों के प्रयोग से हमारी मिट्टी में एक और परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन ये हुआ है कि मिट्टी में कठोरता आ गई, मिट्टी का जो मुलायम बनता, भुरभुरापन था, वो भी गायब हो गया। इसलिए हमें अधिक शक्ति के ट्रैक्टरों की जरूरत पड़ने लगी है, सिंचाई की मात्रा बढ़ गई है। एक चीज और भी देखिए जिसे सूक्ष्मता से अब किसान समझने लगे हैं कि हमने अधिक रासायनिक खादों के प्रयोग से मिट्टी की जो प्राण शक्ति होती है, जीवनी शक्ति होती है, जिसपे हमारा बहुत कम ध्यान गया। हमारा ध्यान तो जाता था कि हमने तो मिट्टी को माता का प्रतीक माना है, माता की संज्ञा दी है, हम धरती माता कहते हैं, और हमारा अपने खेतों के साथ, खेत की मिट्टी के साथ बहुत गहरा संबंध रहा है। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक मिट्टी को मिट्टी के रूप में स्वीकार करते थे, इसमें किसी तरह की जीवनी शक्ति नहीं रहती। लेकिन
अब हमारे आधुनिक वैज्ञानिक भी स्वीकार करने लगे हैं कि मिट्टी की अपनी जीवनी शक्ति है। मिट्टी की जीवनी शक्ति है उसके सूक्ष्म जीव, उसकी मिट्टी की जीवनी शक्ति है उसके केंचुए, मिट्टी की जीवनी शक्ति है उसके गुबरैल होते हैं वो, मिट्टी की और फसल की जीवनी शक्ति है मिट्टी में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में बायोडायवर्सिटी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जो हमारे आसपास तितलियां भ्रमण करती हैं, भंवर गीत गाते फिरते हैं, जो चिड़िया हैं, जो शहद की मधुमक्खियां हैं, इन सब का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ तक कि सांप भी किसान के मित्र के रूप में जाना जाता है। इन सब को हमने खो दिया। मेंढक के कारण जो चावल की उत्पादकता में 30 से 40% की गिरावट आई है, क्योंकि ये ऐसे जीव हैं, ऐसे चिड़िया और जीव हैं जो हमारी फसलों के तरह के रोगों से बचाती है। लेकिन इस सब को हमने सिर्फ थोड़ा सा परिवर्तन करने के कारण, थोड़ा अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करने के कारण इन सबको हमने समाप्त कर लिया। ये एक हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि हमने 1980 के बाद अपनी खेती को रासायनिक खादों के पर आश्रित कर लिया। लेकिन खेत की मिट्टी की जो जरूरत थी, जो उसका अपना पोषक आहार था, जो जीवनी शक्ति थी, उस पर ध्यान देना छोड़ दिया कि हमारा ध्यान माता की जगह एक वस्तु पर चला गया। हमने अपनी खेत की मिट्टी को माता की जगह एक वस्तु मान लिया और उसका परिणाम हम देख रहे हैं। आज हमारे खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ गया है और जो भी हमारे खेतों में पैदा होता है उसकी पोषकता घट गई है। उसमें कई तरह की जरूरी पोषक तत्वों की कमी आ गई, गिरावट आ गई है। वो हम भी खाते हैं, हमारे आसपास के हमारे पालतू पशु भी खाते हैं, उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट आई है, उनकी उत्पादकता में भी गिरावट आई है और फसलों का प्रभाव हम देख ही रहे हैं। तो इसका हम कैसे बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रासायनिक खादों के निरंतर प्रयोग से हमारे खेत की मिट्टी का बंजरपन बढ़ रहा है। बंजरपन रोकना बहुत आवश्यक है। खेती की जो जमीन है वो तो वैसे ही सिकुड़ रही है और चारों तरफ आधुनिकता के नाम पर जो सड़कें बिछ रही हैं, जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो कॉलोनीज बन रही हैं, जो मकान बन रहे हैं, जो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल आदि बन रहे हैं, फैक्ट्रियों का दायरा बढ़ रहा है, जंगल कट रहे हैं, उनसे भी हमारी खेती की जमीन है सिकुड़ती जा रही है। दूसरा बंजरपन का कारण है। तो ऐसे में किसान मित्रों हमें सकारात्मक सोचना होगा। सकारात्मक सोचने का अर्थ यही है कि खेत की मिट्टी को जो आवश्यक आहार है, आवश्यक उसकी खुराक है, उसको देने की आवश्यकता है। खेत की मिट्टी को आवश्यकता है पशु के मलमूत्र, खेत की मिट्टी को आवश्यकता है फसल के अवशेष, खेत की मिट्टी को आवश्यकता है उसके पोषक तत्वों की आपूर्ति होती रहे। इस सब को हमने त्याग दिया है। इन सब की आपूर्ति हम रासायनिक खादों के माध्यम से नहीं कर सकते। हाँ, कुछ ऑर्गेनिक तत्व यदि मिट्टी को मिल जाए तो उससे उसकी खेती पूर्ति हो जाती है। कुछ लोग आजकल जीवामृत के नाम पर कुछ लौटाने का प्रयास करते हैं। जीवामृत में कई तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन मिट्टी में सूक्ष्म तत्वों की तो अभी भी कमी नहीं है। यद्यपि रासायनिक खादों के प्रयोग से 80% तक सूक्ष्म जीव, जीवाणु हैं, फफूंद हैं, वो समाप्त हो गए हैं। लेकिन प्रकृति में एक अद्भुत क्षमता है, उसको हम कई उदाहरणों समझ सकते हैं कि जब भी हम प्रकृति में स्थितियां सामान्य करते हैं, ये सूक्ष्म जीव स्वतः लौट आते हैं। हम स्वस्थ हैं तो हमारे शरीर के अंदर रोग कारक जीव नहीं है, सूक्ष्म जीव नहीं है। लेकिन जैसे ही हम पीड़ित होते हैं, हमारे स्वास्थ्य में गिरावट आती है, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे रोग विकसित होने लग जाते हैं। वो कहाँ से आते हैं? क्योंकि जो हमारे मित्र जीव हैं उनको स्थितियां प्रतिकूल मिले तो वो अपने स्वभाव को बदल लेते हैं। वही मिट्टी का स्वभाव है। दूध की मैं उदाहरण लूं कि दूध में कई तरह के सूक्ष्म जीव रहते हैं। दूध को उबाल लें, वो सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम दूध को एक समान तापमान पर रखते हैं, उसमें थोड़ा जामुन डाल देते हैं, छाछ डाल देते हैं, दही डाल देते हैं, तो उसमें फिर असंख्य तरह के जीव विकसित हो जाते हैं। उसका रंग, उसका स्वाद बदल देते हैं, प्रकृति बदलते, दही बना देते हैं। उसकी जो फैट है, उसकी जो वसा है, उसको अलग कर देते हैं, वो घी के रूप में वापस आ जाता है। ठीक मिट्टी का भी यही स्वभाव है। तो मिट्टी को हम अनुकूल परिस्थितियां दें, उसको
जो उसकी खुराक है वो वापस कर दें, तो हमें किसी जीवामृत की आवश्यकता नहीं। जीवामृत के सूक्ष्म जीव है, मिट्टी स्वतः उत्पन्न कर लेती है। और मिट्टी के जो जरूरत है, जो आहार है, जो उसकी जरूरत है, वो है मिट्टी के जो हम फसल अवशेष के रूप में इसको खुराक देते हैं, मलमूत्र देते हैं। और इसको हमें पुनर्स्थापित करना जरूरी है, क्योंकि सन 2000 के बाद हमने मिट्टी को मिट्टी का आहार देना बंद कर दिया है। इसको दोबारा स्थापित, क्योंकि हम देखते हैं कि हम फसल लेने के बाद फसल अवशेष में आग लगा देते हैं। हम फसल लेने के बाद मिट्टी में सांस लेने की फुर्सत नहीं, जुताई बुवाई करके दूसरे बीज डाल देते हैं और संकर हाइब्रिड किस्म के बीज डालते हैं। उनकी खुराक भी ज्यादा है, क्योंकि वो कम समय में विकसित होते हैं। मिट्टी पर हमारे खेत की मिट्टी पर इस पर दबाव आता है। और ये तो अध्ययन कहते हैं कि मिट्टी की खुराक की जरूरत है, जो पोषक हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, उनकी आपूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो गोबर की खाद है। पशुओं के गोबर भी रह सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे गोबर है देसी गाय का। देसी गाय तो हमने समाप्त कर ली है। 1950 के आसपास हमारे देश में 40 से 50 करोड़ के आसपास देसी गौवंश था। आज हमारे देश में देसी गौवंश की मात्रा जो है, संख्या जो है, वो घटकर 1/4 से भी कम रह गई है। देसी शुद्ध देसी गाय देखी जाए तो पूरे देश में 3-4 करोड़ से ज्यादा नहीं है। गौ की संख्या तो है 20 करोड़ के आसपास, लेकिन उसमें आधी संख्या है हाइब्रिड गायों की, जैसे जर्सी की है, होलिस्टीन की है। अधिकांश संख्या ऐसी गायों की है जो मिक्स हैं। इसमें देसी भी अंश है और विलायती अंश भी है। इसने सारे तंत्र को बिगाड़ दिया है, क्योंकि अध्ययन कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि देसी गाय के पेट के अंदर लाखों तरह के सूक्ष्म जीव रहते हैं। आप इस बात को लेकर भ्रमित हो जाएंगे, लेकिन आज वैज्ञानिक कहते हैं, अपने गहन परीक्षण के बाद इस बात को स्वीकार करने लगे हैं। हम अपने शरीर की बात करें तो हमारे शरीर के अंदर, एक वयस्क मनुष्य के शरीर के अंदर 30 ट्रिलियन के आसपास सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं, जिससे उसका शरीर निर्मित होता है। लेकिन इन कोशिकाओं से भी अधिक सूक्ष्म जीव से हमारे शरीर में निवास करते हैं। सूक्ष्म जीवों की संख्या हमारे शरीर के वयस्क पुरुष के शरीर में 38 ट्रिलियन के आसपास मानी गई है। यही सूक्ष्म जीव हमारे पाचन के जो पोषक तत्व हैं, शोषण करने में, उनको ऑब्जर्व करने में, उनको इस्तेमाल करने में, और शरीर के अंदर जो हजारों लाखों किस्म के महत्वपूर्ण जो पदार्थ निर्मित होते हैं, उनके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं सूक्ष्म जीवों पर प्रोटीन का निर्माण, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, विटामिन का निर्माण और दूसरे चीजों का निर्माण निर्भर करता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर लाखों करोड़ों तरह के ट्रिलियन के हिसाब से सूक्ष्म जीव निवास करते हैं, ऐसे प्रत्येक वनस्पति के अंदर है और मिट्टी के अंदर है। गाय के अंदर भी इतनी संख्या, तो ये गाय के असंख्य सूक्ष्म जीव हैं, जो गोबर के माध्यम से मिट्टी में चाहते हैं तो बहुत अद्भुत कार्य करते हैं। अब हमारे पास गाय नहीं है तो वो सूक्ष्म जीव कहाँ से आएंगे? 1980 के बाद हमने सूक्ष्म जीवों को निर्जीव कर दिया, समाप्त कर दिया। साथ ही मिट्टी के अंदर और जो कीट पतंग होते थे, जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, उनको समाप्त कर दिया। केंचुए को समाप्त कर लिया, और केंचुए की भूमिका है खेत के लिए, खेत की मिट्टी है उसकी उपजाऊपन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केंचुआ कई तरह के अद्भुत कार्य करता है। वो मिट्टी खाता है। आजकल तो हम वर्मी कंपोस्ट के रूप में ऐसे केंचुओं का इस्तेमाल करते हैं जो सिर्फ फसल अवशेष या फिर गोबर खा के जिंदा रहता है। लेकिन हमारे जो केंचुए रहे हैं, जो परंपरागत हमारे खेतों में निवास करते रहते थे और पहले बरसात में लाखों की संख्या में दिखाई देते थे, अब तो वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि हमने इतने खादों का प्रयोग कर लिया। खादों के साथ में 1980 के बाद, 90 के बाद हमने खादों का प्रयोग किया, तो मिट्टी की जो जीवनी शक्ति थी वो निष्क्रिय पड़ गई, सूक्ष्म जीव समाप्त हो गए, तो रोग कारक जीव विप्लव हुए। आप निमेटोड्स के बारे में सुनते हो, फंगस के बारे में सुनते हो, जैसे मिट्टी में विद्यमान है, ये रोग के कारक बनते हैं, और उनको समाप्त करने के लिए भी कई तरह के कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। आपको आश्चर्य होगा, आज ये स्थिति बताऊं तो हमारे देश के किसान 6 लाख करोड़ से ज्यादा का कीटनाशक प्रयोग अपने खेतों में कर रहा है। उसके बावजूद भी रोगों का प्रभाव होता है, उसकी उत्पादकता घट जाती है। लेकिन 6 लाख करोड़ के विष
जहरीले रसायन हम अपने खेतों में डाल रहे हैं, उसका दुष्प्रभाव भी है। रासायनिक खाद से पहले ही नुकसान कर रहे थे, अब हमने कीटनाशकों का प्रयोग भी अधिक मात्रा में शुरू कर दिया। कीटनाशकों में हर्बिसाइड, खरपतवार नाशक भी शामिल है। इन सब का मिला जुला प्रभाव है कि हमने अपने खेत की मिट्टी को जहरीला बना लिया और इससे बाहर निकलना है, खेत का उपयोग भी बढ़ाना है। तो मैं तो सलाह देता हूँ, उसमें मैं काम भी कर रहा हूँ। आप इसका परीक्षण, आप उसकी ट्रायल भी कर सकते हैं। तो मैंने तो देसी गाय पर कुछ काम किया है, बहुत सकारात्मक प्रभाव है कि देसी गाय का गोबर होता है, गौमूत्र होता है, जो कंडे होते हैं उसकी राख होती है, इसके मिश्रण से गोबर भस्म पूर्ण नाम का एक पाउडर तैयार किया है। आप भी तैयार कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि, लेकिन आप ट्रायल करना चाहें तो मेरे यहाँ से मंगवा सकते हैं, मेरे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये गोबर भस्म संपूर्ण है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ट्रायल कर सकते हैं। एक बार इसका ट्रायल अवश्य करके देखिए, आप इसके प्रभाव से विस्मित हो जाएंगे। ये मिट्टी की जीवनी शक्ति है, ये मिट्टी की जो प्रकृति बिगड़ गई है, मिट्टी में जो कठोरता आ गई है, मिट्टी के अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर गिर गया है, जो मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव रहते थे उनकी सक्रियता घट गई है, मिट्टी में अब केंचुए दिखाई नहीं देते, गुबरेल दिखाई नहीं देते। इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें गोबर का एक्सट्रैक्ट है। गोबर का एक्सट्रैक्ट यानी गोबर के कुछ महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अलावा गौमूत्र का क्षार इसमें है और गोबर से जो या राख होती है उसका भी सदुपयोग है कि गोबर की राख में बहुत सारे जो केमिकल्स हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं, वो गहन मात्रा में, कंसंट्रेट मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इन सबका मिश्रण है। इसके अलावा कई तरह की वनस्पतियां, जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्शन भी है, इसमें सीड्स भी है, मोरिंगा भी है। मोरिंगा को सहजन के नाम से जानते हैं और मोरिंगा को आज का सुपर फूड कहा जाता है। इसमें उसमें करीब 150 तरह के ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे रासायनिक तत्व हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सब के जब हम प्रयोग करते हैं मिट्टी में, तो मिट्टी की संरचना बहुत तेजी से बदलाव आता है। मिट्टी अपनी प्राकृतिक अवस्था को प्राप्त करना शुरू कर देती है। इसके प्रयोग से मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है, मिट्टी भुरभुरी होती जाती है, मिट्टी में केंचुए विकसित होने लगते हैं और मिट्टी की जुताई करते हैं तो उसके भुरभुरापन के कारण ऊपर की जो ऑक्सीजन है वो गहराते जाना शुरू कर देती है और जब मिट्टी में ऑक्सीजन का संचरण बढ़ता है तो सूक्ष्म जीव की गतिविधियां बढ़ जाती है। सूक्ष्म जीव, मिट्टी के जो सूक्ष्म जीव हैं वो स्वतः नाइट्रोजन पैदा शुरू कर देते हैं, नाइट्रोजन का भंडारण शुरू कर देते हैं। वो जो मिट्टी के अंदर निष्क्रिय फास्फोरस है, जो इनएक्टिव फास्फोरस है, उसको सक्रिय कर देते हैं। पोटासियम की सक्रियता बढ़ा देते हैं। जो अधिक गहराई में दूसरे पोषक तत्व पहुंच गए हैं, इसमें जिंक है, बोरोन है, सेलेनियम है, क्रोमियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है। ऐसे पोषक तत्व जो हमारे पौधों की जड़ों के नीचे चले गए हैं उनको भी सक्रिय कर देते हैं, उनको वो उपजाऊ बना देते हैं। तो इसका प्रभाव ये रहता है कि जब हम इसका प्रयोग करते हैं किसी भी रूप से तो उसका तात्कालिक परिणाम दिखाई देना शुरू हो जाता है। आप इसका परिणाम पहले तो इसी चीज से समझ सकते हैं कि जैसे ही आप इसका प्रयोग करेंगे आपकी फसल की ग्रोथ बढ़ जाएगी। रुकी हुई जो ग्रोथ है, वृद्धि है, उसमें बदलाव आना शुरू हो जाएगा। वृद्धि का अर्थ है कि नई पत्तियां निकलने शुरू हो जाएंगी। जो पहले पीली मुरझाई पत्तियां थी उनमें नई जान आ जाएगी, उनमें हरियालीपन आ जाएगा, उनमें चमक आ जाएगी, नई शाखा निकलना शुरू हो जाएंगी, नई ब्रांचेस लगने शुरू हो जाएंगी, पत्तियां ज्यादा निकलेंगी तो फोटोसिंथेसिस क्रिया बढ़ेगी। फोटोसिंथेसिस हमारे वनस्पति का, हमारे पेड़ पौधों का, हमारी फसल का विकसित होने का पहला पड़ाव है। इसी से तो हमारे जो पेड़ पौधे हैं अपना भोजन तैयार करते हैं और इसी पर उपज का जो सारा दारोमदार इसी पर निर्भर करता है। हमारी वनस्पति, हमारे फसलों की जो रोग निरोधक क्षमता है वो भी फोटोसिंथेसिस पर निर्भर करती है। जैसे और दूसरा है जड़। जड़ मिट्टी से आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो भी फसल हम लगाते हैं, जो पेड़ पौधे हम जमीन में लगाते हैं, वो मात्र 2-3-3.5% जो पोषक तत्व है मिट्टी से ग्रहण करते हैं, जड़ों से ग्रहण करते हैं। अंततः 90, 96-97% तो वो
जो वातावरण में ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित है उसको ग्रहण करते हैं और उसको सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये सब जानते हैं फोटोसिंथेसिस क्रिया के बारे में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बारे में। उसी पर पूरे फसल का जो पैदावार निर्भर करती है। तो इस सब के लिए सिर्फ अपने जो जीवामृत के रूप में सिर्फ एक तत्व को यूज करते हैं तो उससे मिट्टी की खुराक पूरी नहीं होती। जीवामृत के साथ में मिट्टी को फसल अवशेष भी चाहिए और फसल अवशेष भी ऐसे चाहिए जिसका डिकम्पोजिशन अपघटन सही से हो सके। आप फसल डाल दें, गोबर डाल दें, कोई दूसरी चीज डाल दें, उसका अपघटन ना हो, डिकम्पोजन ना हो तो मिट्टी के लिए अनुपयोगी है। तो डिकम्पोजन के बाद ही हमारी मिट्टी में पौधों की खुराक है या फिर हम कहें जो सूक्ष्म जीवाणु खुराक है वो तैयार होती है। और सूक्ष्म जीवाणुओं की, सूक्ष्म जीव की खुराक है ऑर्गेनिक कार्बन। यही ऑर्गेनिक कार्बन उनको पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। यही ऑर्गेनिक कार्बन दूसरे जरूरी जो पोषक तत्व मिट्टी में विद्यमान है उनको ग्रहण करने की क्षमता प्रदान करता है। तो सबके लिए हमें फसल अवशेष के रूप में या गोबर के रूप में, गोबर की खाद के रूप में जो हमारे खेत की मुख्य आहार व्यवस्था है उसको उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। आप जरूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ गोबर संपूर्ण का प्रयोग करें, मैं तो इसको उदाहरण दिया है कि आप इसके प्रयोग से अनुभव कर सकते हैं कि इसके बाद आपको खादों की, रासायनिक खादों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी उत्पादकता में किसी तरह गिरावट नहीं आएगी, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इसके प्रयोग से आपको 10-15% आपकी जो उपजाऊपन है उसमें वृद्धि नजर आएगी। आपकी फसलें स्वस्थ होगी, उसमें ज्यादा मात्रा में, ज्यादा संख्या में फल लगेंगे, जो बीज होंगे या फल लगेंगे या दूसरी चीजें जो फूल लगेंगे उनकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी। यदि आपकी फसल में फूल झड़ते हैं, फूल फलों के रूपांतरित नहीं होते, बाद इसके प्रयोग से आप 3 महीने में इसका परिणाम देख सकते हैं। और कंपेरिजन करके देख, मैं तो ट्रायल के रूप में अपने मित्रों को बताता हूँ कि यदि आप 1 एकड़ में किस तरह की फसल ले रहे हैं, किस तरह साग सब्जियां ले रहे हैं, साग सब्जियों में इसका इसलिए प्रयोग बताता हूँ कि उसका परिणाम हमें 2-3 महीने में दिखाई दे जाता है। फसल का परिणाम तो 4-6 महीने में दिखाई देगा, देखिए साग सब्जियों का परिणाम तो आपको 1.5-2 महीने में दिखाई देगा। तो आप इसके माध्यम से देख सकते हैं कि जिस साग सब्जियों के पेड़ों में आप इसको प्रयोग कर रहे हैं उनकी ग्रोथ कैसी है, उनकी पत्तियां कैसी हैं, पत्तियों का आकार क्या है, पत्तियों का रंग क्या है, उसमें कितने फूल आए, कितने फूल कम झड़े, कितनी शाखाएं निकली और कितने फूल फलों में, साग सब्जियों में रूपांतरित हुए। उन साग सब्जियों का आकार क्या है, स्वाद क्या है, संख्या क्या है, उनकी पोषकता क्या है, इन सबको आप जान पाएंगे। और यदि आप चाहो इस चीज का अनुभव कर सकते हैं कि आपको लगे कि कम दूरी में ज्यादा पौधे हैं वो विकसित हो रहे हैं, आपने उसको उखाड़ना है। तो जब आप पौधे को उखाड़ेंगे तो उनकी जड़ों की लंबाई देखकर आप विस्मित हो जाएंगे। तो सबका परिणाम आपको आपकी फसलों में, आपकी साग सब्जियों में कम संख्या में रोग लगेंगे, आपकी साग सब्जियां कम संख्या में खराब होंगी, उनकी गंध अच्छी होगी। तो वो सब इसके कारण होते हैं। मैं साग सब्जियों की कह रहा हूँ कि वही हर फसल पर दिखाई देगा। आप गन्ने में प्रयोग करेंगे, गन्ने की लंबाई बढ़ जाएगी, गन्ने में रस बढ़ जाएगा, गन्ने में रोग कम लगेंगे, गन्ने में ज्यादा कलियां निकलेंगी। मैं दावा नहीं करता, आप इसका परीक्षण करके देखिए। और मैं, यदि आप इसका परीक्षण करना चाहते हो, ट्रायल करना चाहते हो, तो मैं 1 पैकेट 250 ग्राम का फ्री देता हूँ। अब इसका स्वयं प्रयोग करके देखिए, बनाना सीखिए और आप अपने लिए प्रयोग करिए, अपने मित्रों को कराइए कि हमारा लक्ष्य तो है मिट्टी के जहरीलेपन को रोकना, हमारा लक्ष्य है मिट्टी को स्वस्थ करना, हमारा लक्ष्य है मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधार के समाज के स्वास्थ्य को सुधारना, हमारा लक्ष्य है कि जो रोगों का जो माया जाल हमारे समाज में फैल रहा है, इसको लेकर हम सब तरसते हैं, उसको रोकना है। और उसमें आप मेरे साथ मिलकर कर सकते हैं काम। इसका प्रयोग करके देखिए। और इस संबंध में कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए, आपके मन में किसी तरह का प्रश्न है, शंका है, समाधान चाहिए, तो निसंकोच आप मेरे इस मैसेज, मेरे वीडियो के मैसेज बॉक्स में जाके मैसेज लिख सकते हैं। मैं तत्काल उसकी आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद मित्रों।